नमस्कार। आज़ादी के संग्राम के बीच में एक ऐसा अधिनियम जो सबसे जल्दी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, वो अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। अंग्रेजों के द्वारा भारत के ऊपर जब 57 के प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए गए, लेकिन सबसे जल्दी अधिनियम जो अंग्रेजों को लाना पड़ा वो ये था भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये किस लिए लाया गया, सबसे पहले इसको हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि आपको टॉपिक को समझना ज़्यादा जरूरी है, तो आप आराम से इसे सुनिएगा। सबसे पहले ये अधिनियम क्यों लाया गया, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, तो उसको हम समझते हैं। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के अंदर जो सांप्रदायिकता का बीज अंग्रेजों के द्वारा बोया गया था, उस बीज के द्वारा राष्ट्रवाद चरम स्तर पर पहुंच चुका था। उस बीज के द्वारा एक पाकिस्तान की जो सपना आज उनका साकार हुआ है, उसकी रूपरेखा वहां से तय हुई थी। और उसी के द्वारा जो अन्य भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय है, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, उनके भी सपने वो भी सपने देखने लगे कि हमें भी सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली मिल सकती है। इसी के द्वारा राष्ट्रवाद चरम स्तर पर था और उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध भी हो रहा था। तो पहले हम ये देखते हैं आखिर 1919 का अधिनियम क्यों लाया गया। 1919 का अधिनियम जो था वो सबसे कम समय में लाया गया अधिनियम था। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे कम समय में जो अधिनियम लाया गया अंग्रेजों के द्वारा वो था 1919 का अधिनियम, जो मात्र 10 साल के बाद ही लाया गया। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी कि यह अधिनियम क्यों लाया गया, उसको हम पहले समझते हैं। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के बाद में जो 1919 का अधिनियम है, उसके बीच में राष्ट्रवाद चरम स्तर पे था। विश्व भारती की स्थापना और गदर पार्टी की स्थापना, इसके अतिरिक्त 1915 के अंदर जो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की, महात्मा गांधी का 1915 को भारत आगमन और उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अनेक प्रकार के आंदोलन भारत के अंदर पनप रहे थे। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा स्थापना की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए कि उसका मुख्य कारण क्या था, तो वो था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन इसके पीछे मुख्य कारण था होम रूल लीग आंदोलन। ये होम रूल लीग आंदोलन जो था वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा मूवमेंट को चलाया गया था। और एनी बेसेंट 1914 के अंदर जब मानले जेल से तिलक बाहर आए, तो एनी बेसेंट ने उनसे मुलाकात की और राजनीतिक सक्रियता को आगे बढ़ाने के लिए, एक भारत को डोमिनेंट स्टेट बनाने के लिए, स्वराज प्रदान करने के लिए, सुशासन प्रदान करने के लिए उनसे राजनीतिक मूवमेंट चलाने के लिए उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसका दूसरा कारण था, अंग्रेज मुसलमानों को अलग करके भी संतुष्ट नहीं थे, तो फूट डालो राज करो के तहत इन्होंने जो अन्य समुदाय थे, सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन, इनको भी वो अलग करना, सांप्रदायिकता के तहत अलग करना चाहते थे। क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग को अलग नहीं किया जा सकता, अल्पसंख्यक वर्ग को अलग किया जा सकता है, जिसके द्वारा आंदोलन को कमजोर किया जा सकता है। राष्ट्रवाद जब चरम स्तर पर था, तो अंग्रेज उस राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास 57 के अंदर कर चुके थे और ऐसी भूल वो दोबारा नहीं करना चाहते थे। क्योंकि 57 की क्रांति ठीक वैसी ही थी जिस प्रकार शेरशाह सूरी का मालदेव का युद्ध था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने दिल्ली की बादशाहत को खो देता, वैसे ही 57 की क्रांति के अंदर अगर थोड़ी सी सुनियोजित क्रांति होती तो शायद अंग्रेज 47 की आजादी भारत को 90 वर्ष पूर्व ही मिल सकती थी। तो अंग्रेज इस भूल को दोबारा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उफनते दूध के अंदर, उफनते दूध में पानी की कुछ बूंदें डाल के उस उफनते दूध को शांत करने का प्रयास करते थे और इसी के द्वारा अधिनियम लाते थे। उस अधिनियम के पीछे मकसद एक ही होता था कि फूट डालो और राज करो, क्योंकि भारत को वो किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन तत्कालिक आवश्यकता राष्ट्रवाद को देखते हुए उनको कुछ परिवर्तन करने पड़े और ये अधिनियम लाने पड़े। ये लाए नहीं गए, ये उनको लाने पड़े, इस बात को आप मत भूलिएगा। अब तीसरा जो मुख्य कारण था इस अधिनियम को लाने का, वो अंग्रेजों का था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका, तो भारत के अंदर
जो अंग्रेजों को भारत के सैनिकों की आवश्यकता थी विश्व युद्ध के अंदर, उसके लिए। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत के अंदर उस समय गरीबी भी चरम स्तर पर थी। उन्नीस 1909 के मूवमेंट में जो बातें बताई उससे असंतोष था। 1909 के एक्ट का असंतोष, और 1909 के मूवमेंट में भारत का उत्तरदायी शासन नगण्य था, और उत्तरदायी शासन भारत को कहीं न कहीं कुछ मात्रा में प्रदान करने के लिए भी यह अधिनियम लाया गया। उत्तरदायी शासन। इसके बाद में मॉन्टेग्यू की जो गृह सचिव की घोषणा थी 20 अगस्त 1917 को, मॉन्टेग्यू घोषणा क्या थी वो हम देखते हैं। 20 अगस्त 1917 को भारत के सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद के अंदर यह घोषणा की कि भारत विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिश सरकार का साथ दे। उसके बाद में हम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद में भारत को एक डोमिनेंट स्टेट बनाएंगे और भारत के अंदर संवैधानिक सुधार करेंगे। ये आश्वासन ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने आश्वासन दिया। चूंकि एनी बेसेंट इस आश्वासन के बाद में तो संतुष्ट हो गई, एनी बेसेंट इस आश्वासन के बाद में संतुष्ट हो गई, लेकिन लोकमान्य तिलक को किसी भी कीमत पर डोमिनेंट स्टेट पूर्ण स्वराज उनको चाहिए था। लोकमान्य तिलक जो है वो पूर्ण स्वराज से कम मानने वाले नहीं थे। तो लोकमान्य तिलक एनी बेसेंट इस घोषणा के बाद शांत हो गई, लेकिन लोकमान्य तिलक इस घोषणा के बाद भी उनका मूवमेंट वो जारी रहा। हम देखते हैं इस आजादी के होम रूल लीग मूवमेंट के अंदर तिलक के साथ में बड़े बड़े नेता नहीं थे, जो बड़े नेता एनी बेसेंट के मूवमेंट में साथ थे। 1958 का जो अधिवेशन था उस अधिवेशन के अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थी। अब पहले ये बात करते हैं, जब लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने यह घोषणा की 20 अगस्त 1917 को, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना एक अधिवेशन बुलाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रत्येक अधिवेशन दिसंबर माह के अंदर बुलाया जाता था। जो विशेष अधिवेशन होता था वो आने के बाद भी दिसंबर का जो रेगुलर अधिवेशन था वो तो होता ही था, लेकिन एक उनको पहले ही एक अधिवेशन जब 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी, इस घोषणा के बाद बंबई का अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो हसन निजाम ने की थी। हसन निजाम इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में फैसला किया, और जो एनी बेसेंट जो थी वो उनका जो दल था वो इस घोषणा के बाद में उनको वो पीछे हट गए, लेकिन लोकमान्य तिलक अपनी बात पे डटे रहे। इसके पश्चात मॉन्टेग्यू घोषणा में सैनिकों की आवश्यकता की मांग की गई थी, ये हमने पहले पढ़ लिया है। लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा के बाद में जब ये बंबई का जो अधिवेशन था, इसको कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी कहा जाता है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग पुनः जो 1916 का अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ का समझौता था, उसके बाद में पुनः ये मुस्लिम लीग जो था वो कांग्रेस के साथ नहीं थी। अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय भी थे वो भी मुस्लिम की तरह अपना निर्वाचन प्रणाली अलग करने की मांग कर रहे थे। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो चुका था, और जो नरम दल और गरम दल के बीच में जो एक मतभेद था वो भी वापस खुलकर सामने आया था, क्योंकि एनी बेसेंट और वो लोग संतुष्ट हो चुके, लेकिन तिलक संतुष्ट नहीं थे। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो था इस अधिवेशन के अंदर सामने आया, बंबई अधिवेशन जो था 1918 के अंदर। अब इस अधिवेशन को रूपरेखा को तय करने के लिए लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत यात्रा पर आते हैं जुलाई
18 को। और उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय, हमें पहले भी पढ़ा है कि जो आगे का नाम है वो तो है गृह सचिव और पीछे का नाम जो है वो भारत का उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और उस समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत आए और भारत आने के बाद में लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने भारत के अंदर दौरा किया और भारत का दौरा करने के बाद में उन्होंने और चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक संवैधानिक सुधार करने की रिपोर्ट की। वो रिपोर्ट जुलाई 18 को प्रकाशित हुई। जुलाई 18 के अंदर उस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ और फिर वो रिपोर्ट लॉर्ड मॉन्टेग्यू जाके सौंपते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, वो जाके ये सौंपते हैं। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये सौंपते हैं तो वहां पे चर्चा होती है और आखिर में जाके इसी संवैधानिक रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पास होता है जिसको 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। और भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा ही ये संवैधानिक रिपोर्ट को बनाया गया था। अब ऐसे क्या प्रस्ताव रखे उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये तो था इसकी पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई और क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए। हमें एक बात ध्यान रखनी है, 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था वो भारत को प्रथम बार उत्तरदायी शासन देने की एक उसमें तय हुआ था। और 1919 के भारत शासन अधिनियम में कई ऐसी चीजें थी जो आज भी हमारे संविधान के अंदर विद्यमान है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम में कौन से बिंदु थे? 1919 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले आप देखिए कि आपको इस प्रकार को ऐसे याद रखना है कि चेंजेस कहां कहां हुए। पहले आप संसद को देखिए, फिर आप विधानमंडल को देखिए, फिर आप यूपीएससी को देखिए, फिर आप जैसे मताधिकार को देखिए, फिर आप राजाओं की स्थिति देखिए। तो उसको देख के आपको याद रहेगा कि चेंजेस कहां कहां हुए। सबसे पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था उसमें केंद्र के अंदर हमारा एक सदन था, तो केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक सदन प्रणाली लागू की गई। आज भी हमारे देश के अंदर दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक प्रणाली लागू की गई। इसमें दो सदन थे। निम्न सदन को कहा जाता था केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय सभा, और उच्च सदन थी राज्य परिषद। अब केंद्रीय विधानसभा के अंदर कुल 145 मेंबर थे। इन 145 मेंबर में से 141 मेंबर निर्वाचित, 104 मेंबर निर्वाचित और 41 मेंबर होते थे मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत। इस केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना होता था? 3 साल होता था कार्यकाल इसका। अब राज्य परिषद का कार्यकाल होता था 5 साल और राज्य परिषद के अंदर 60 मेंबर थे। इन 60 में 34 थे निर्वाचित और 26 थे मनोनीत। तो केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस शुरुआत के बाद में राज्यों के अंदर उन्होंने क्या शुरू किया? राज्यों के अंदर शुरू किया उन्होंने द्वैध शासन। द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन। अब अभ्यर्थी ये पूछ सकते हैं कि द्वैध शासन तो जो उस समय पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भी शुरू किया गया था, जिसे 1858 के अधिनियम में बंद किया गया। वो द्वैध शासन अलग था क्योंकि उस द्वैध शासन का जो कंपनी की शक्तियां थी उनको व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों में बांटा गया था, जबकि इस शासन के अंतर्गत जो वास्तविक शासन है, सरकार के जो अंग है, उनको ही 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। पहले द्वैध शासन का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि लियोनस कार्टियस को डायआर्किसप से बनाए द्वैध शासन, और लियोनस कार्टियस को ही द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। द्वैध शासन में क्या किया गया था कि द्वैध शासन के अंदर राज्य जो प्रांत होता था, उस प्रांत में गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर और उसकी गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी, जिसमें अधिकांश सदस्य जो होते हैं अंग्रेज होते थे, और एक थी मंत्री परिषद।
अब इसमें क्या था, राज्य के कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं, गृह, रक्षा, वित्त, ये जो विषय थे, मुख्य विषय जो थे वो आरक्षित विषय कहलाते थे। और ये आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर के पास में थे, जैसे गृह, रक्षा, वित्त, ये सारे विषय गवर्नर की कार्यकारिणी उसके जो उनके पास में थे। और जो कम महत्व के विषय थे वो कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, ये सारे जो विषय थे वो मंत्रिपरिषद के पास में थे। हस्तांतरित विषय। उसके बाद में मंत्रिपरिषद के जो, इस मंत्रिपरिषद के अंदर अधिकांश जो थे वो भारतीय थे। अब ये उत्तरदायी शासन देने के बाद भी स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख है कि इस शासन के अंदर भी अंग्रेजों ने भेदभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है कि जो मुख्य विभाग थे वित्त, कोई भी ये कार्य जो है वो बिना आरक्षित विषय के अंदर, ये जो सब्जेक्ट है इसके बिना नहीं हो सकता, वित्त के बिना कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। और सारे मुख्य विषय उन्होंने अपने पास रखे थे और सब कम महत्व के विषय थे वो भारतीय मंत्रियों को दिए थे। उसके बाद में एक और चीज थी कि इस मंत्रिपरिषद के मेंबर को कभी भी हटाया जा सकता था, जबकि ये मेंबर स्थायी होते थे। तो ये दूसरा इस अधिनियम की एक बड़ी बिंदु था। इस 1919 का द्वैत शासन अधिनियम को ही 1935 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। अब राज्यों में इसको समाप्त करके इसको 1935 में केंद्र में लागू कर दिया गया, राज्यों में इसको समाप्त किया गया था। तो 1919 की अगर सबसे बड़ी बात की जाए 1919 के अधिनियम की, वो थी प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था। तीसरा बिंदु 1919 के अधिनियम में क्या किया गया, 1919 के अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया, जो आज भी है। केंद्रीय राज्यों के बीच अलग अलग विषय हैं, केंद्र के अलग विषय, रक्षा, विदेश, संचार, और राज्य के अलग विषय। केंद्र राज्यों के बीच में विषय का बंटवारा किया गया, ये भी 1919 के अधिनियम में किया गया। इसके बाद में केंद्र राज्यों का अलग से बजट पेश होने लगा, केंद्र और राज्य का बजट अलग से पेश होने लगा, ये भी 1900 अधिनियम के। तो इस अधिनियम की काफी सारी चीजें जो थी वो आज संविधान के अंदर समाहित है। 1900 केंद्र राज्य का अलग बजट पेश किया जाने लगा। इसी अधिनियम के तहत प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड उस समय जॉर्ज थे और प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो अगर महिलाओं को प्रथम बार कब मताधिकार दिया गया, अगर ये कहा जाता है तो वो था 1900 महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसके बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जो केवल मुस्लिम तक सीमित थी, उसको अब सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन के अंदर भी लागू किया गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है यह भी मैं आपको बता देता हूं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, हम जानते हैं कि अगर कोई सीट एससी से रिजर्व है तो वहां पर एससी ही खड़ा हो सकता है और वहां पर एससी जीतता है, ये तो आज हम देखते हैं। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंदर क्या है, आज अगर कोई सीट ओबीसी से रिजर्व है या एससी से रिजर्व है, लेकिन वो व्यक्ति एससी खड़ा होगा या ओबीसी खड़ा होगा, लेकिन वोट सारे दे सकते हैं। लेकिन उस समय यह था कि मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जहां से मुस्लिम खड़ा होगा वहां वोट देने का अधिकार भी केवल मुस्लिम को ही होगा। यह सबसे बड़ी कमी थी और महिला मताधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा राजाओं का एक नरेश मंडल स्थापित करने का सुझाव दिया गया और यह नरेश मंडल 8 फरवरी 1921 को स्थापित भी किया गया। तो राजाओं का एक नरेंद्र मंडल स्थापित करने का सुझाव दिया गया। उस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष बने थे वायसराय और उस नरेंद्र मंडल के चांसलर बने थे बीकानेर के गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल के वायसराय नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष बने और उस नरेंद्र मंडल के चांसलर बने थे बीकानेर के गंगा सिंह।
नरेंद्र मंडल दिल्ली के अंदर बना था और इस नरेंद्र मंडल कब गठित हुआ था, तो डेट आप याद रखिए 8 फरवरी 1921 को। इस अधिनियम के तहत एक भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव भी दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि अब तक जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल थे, ब्रिटिश का जो उपनिवेश थे, उस उपनिवेश में सभी स्थानों पर जो लोक सेवक होते थे उनकी परीक्षाएं ब्रिटिश लोक सेवा आयोग करवाता था और वहां से वो लोक सेवक वो राष्ट्रमंडल देशों के अंदर भेजे जाते थे। लेकिन प्रथम बार भारत के अंदर इस प्रकार के लोक सेवा आयोग स्थापना का एक सुझाव दिया गया और लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, ये भी इसमें बोला गया। और आगे जाके इसी तरह एक ली कमीशन बनाया गया और ली कमीशन की सिफारिश पर, इसके बाद में ये कहा गया कि हम बनाएंगे, फिर ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ये लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी बिंदु के तहत हुई। मताधिकार के बारे में अगर ये पूछा जाए आपसे कि महिलाओं को मताधिकार 1919 के अंदर मिला, लेकिन विश्व के अंदर सबसे पहले मताधिकार महिलाओं को कहां मिला, तो वो मिला न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड का ही उपनिवेश था, तो यह बात आप याद रखिएगा। और इसी के तहत लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर क्या, आज हम देखते हैं कि प्रत्येक देश के राजदूत अन्य देशों में होते हैं। जैसे भारत में पाकिस्तान का राजदूत है, पाकिस्तान में भारत का राजदूत है, उसी प्रकार जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ के देश हैं उनमें जो एक दूसरे के राजदूत होते हैं उनको तो हम कहते हैं राजनयिक राजदूत कहते हैं। और लेकिन ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ था, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो है उनमें जो एक दूसरे के राजदूत होते हैं उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन के अंदर अगर भारत का होगा राजदूत तो उसको हाई कमिश्नर कहा जाएगा, और अगर अमेरिका के अंदर होगा तो उसको राजदूत कहा जाता है। तो लंदन में पहली बार भारत के हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। तो ये भी इस अधिनियम की विशेषता थी। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, केंद्र में द्विसदनात्मक शासन किया गया, केंद्र राज्य के विषय को अलग किया गया, केंद्र राज्य के बजट को अलग पेश किया जाने लगा, राज्यों में द्वैत शासन शुरू किया गया, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, और इसके अतिरिक्त केंद्र में लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया और लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इसके बाद में जो वायसराय, केंद्र में जो वायसराय प्रधानमंत्री था, उसकी कार्यकारिणी के अंदर इससे पूर्व भारत का एक ही मेंबर हुआ करता था। वो 1909 के अधिनियम में तय हुआ था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उस समय मेंबर थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उनकी संख्या भी बढ़ाई गई और वो हो गई 3। तो 3 सदस्य जो थे वो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन का कारण यह भी था क्योंकि जो नरमपंथी दल के लोग थे वो पद पाकर खुश हो जाया करते थे, जिसकी वजह से कांग्रेस जो थी उसका दूसरा विभाजन भी हुआ और 2 मेंबर और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर शामिल हो गए। नरमपंथी दल में कुछ ऐसे नेता भी थे जो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए कहीं न कहीं अच्छा मानते थे और उनका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार करना। वो ब्रिटिश के शासन में सुधार करना चाहते थे, जबकि जो गरम दल के नेता थे वो उस समय ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंक कर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। इस अधिनियम के बाद में अगर हम बात करें कि प्रथम बार उत्तरदायी शासन दिया गया, यह भी हमें याद रखना है। और इस अधिनियम में यह कहा गया कि 10 वर्ष के बाद में इस अधिनियम में भारत के साथ में इस अधिनियम की एक समीक्षा की जाएगी। उसके लिए 10 वर्ष के बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी और हम देखते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उस समीक्षा करने के लिए टीम को पहले ही बुला दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए जो साइमन कमीशन था जिसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, उनको पहले ही बुला दिया गया था। तो इस अधिनियम के बारे में इस वीडियो के अंदर वापस अपन एक बार रिवीजन करते हैं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम ये लाया नहीं गया था, लाना पड़ा था। क्यों लाना पड़ा? 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार से जो राष्ट्रवाद पनपा, उस आग को बुझाने के लिए थोड़ा कम करने का प्रयास था, ये लाना पड़ा। नरमपंथियों को खुश करना इसका दूसरा कारण था। तीसरा कारण था होम रूल लीग मूवमेंट,
चौथा कारण था गांधी जी का आना, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और वुमेन्स इंडिया कमीशन, कई प्रकार के हिंदू महासभा की स्थापना, राष्ट्रवाद का चरम स्तर पर होना। पांचवा कारण था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और भारत में व्याप्त गरीबी। छठा कारण था भारत के अंदर जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी कि उनको भारत का साथ चाहिए था विश्व युद्ध के अंदर और बाद में उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। और इसके बाद में जो मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद में भारत में बंबई में एक बैठक होती है, उस बैठक के अंदर एनी बेसेंट और कई नेता तो सहमत हो जाते हैं, लेकिन कई नेता सहमत नहीं होते, सांप्रदायिक तौर पे भी अलग अलग हो जाते हैं, तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है और इस अधिनियम के द्वारा फूट डालो राज करो। अंदर तो उनका मकसद यही था, बाहर केवल संवैधानिक सुधार का एक ढिंढोरा अंग्रेज जो है पीट रहे थे। 1919 के अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन किए गए? सबसे पहले केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली को लाया गया जो आज भी समाहित है। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन को स्थापित किया गया। तीसरा, केंद्र राज्य के विषयों को अलग अलग किया गया। चौथा, महिलाओं को मताधिकार दिया गया। पांचवा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। छठा, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। और सातवां जो था वो उन्होंने केंद्र और राज्य का बजट अलग अलग पेश किया जाने लगा और इसके वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक की जगह 3 मेंबर भेजे गए। अब उन्होंने ये बताया कि 10 वर्ष के बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी। अब यह अधिनियम आया, इसकी रूपरेखा तय हुई, इस अधिनियम के विषय वस्तु सामने आई, लेकिन फिर अलग अलग जो भारत के नेता थे उस समय, क्रांतिकारी थे, उन्होंने इसके बारे में अलग अलग बयान दिए। तो बाल गंगाधर तिलक जो इसे संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं इस बारे में कि ये तो सूर्य विहीन उषा काल है, कि जिस उषा काल में सूर्य ही नहीं है उसको कहा सूर्य विहीन उषा काल। ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। तो इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ये कहते हैं कि ये तो बेड़ियों का जाल है, बेड़ियों का जाल, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और कांग्रेस ने इसको एक निराशाजनक बताया, कम शब्दों के अंदर कांग्रेस ने इसको निराशाजनक बताया। और श्रीनिवासन ने इसके बारे में ये कहा कि ये नौकरशाही का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है, नौकरशाही का उल्लंघन, नौकरशाही का उल्लंघन, ये कहा श्रीनिवासन ने। तो 1919 के अधिनियम के बाद में जब 1927 के अंदर साइमन कमीशन को लाया गया तो 10 वर्ष का अंग्रेजों ने कहा और मात्र 7 वर्षों के बाद क्यों लाया गया, इसके बारे में आगे बात करेंगे। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो कि संवैधानिक सुधार का एक मुख्य चरण है। ये जो टॉपिक है ये आपके पॉलिटी और आधुनिक भारत के इतिहास दोनों में कॉमन विषय है। पॉलिटी में इसलिए महत्वपूर्ण, एक संविधान के जो चरण हुए वो इन संविधानों के सुधार के अनुसार धीरे धीरे संविधान बना और इसी 1919 के अधिनियम की कई चीजों को आज संविधान में है, तो इसका एक महत्वपूर्ण भाग अदा करता है भारत के संविधान में। तो आज संविधान 1919 के अंदर इतना ही। लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत का सुधार अधिनियम जो था वो, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।